तो स्टेम सेल जो है ना फैट से बनाया गया, ठीक है। तो फैट से उसमें से स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट करके हम घुटने के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है जो कार्टिलेज होती है ना वो रिपेयर होना शुरू हो जाती है। सही। इसी तरह अगर ये शोल्डर जॉइंट है उसमें दर्द हो रहा है तो शोल्डर जॉइंट में इंजेक्ट कर देंगे। तो बॉडी के किसी भी जॉइंट, किसी भी जोड़ में जो डिजनरेट हो रहा है एज के साथ साथ, जो कार्टिलेज डिजनरेट हो रही है, तो वहां पर स्टेम सेल्स जो है अपना काम करते हैं और वहां पर उसको रिकवरी पैदा करते हैं। सही। देखें, आप खुद समझें कि अगर मैं एक पेशेंट की फैट लेता हूं तो वो पेशेंट की फैट है ना एक तरह से नेचुरल हुआ ना, इसमें कोई आउटसाइड से कोई केमिकल तो नहीं हुआ, कोई आउटसाइड नहीं, वो इंसान में से अपने अंदर से ही निकाली गई हुई चीज जो है जी बिल्कुल। तो इसी वजह से किसी और की नहीं हम ले सकते, पेशेंट की अपनी ही लेंगे, उसी के ही घुटने में डालेंगे। बिल्कुल। तो उससे अच्छा ये भी ज़हन में रहे कि हम फैट इंजेक्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप फैट लेके चर्बी वाला इंजेक्शन लगाते हैं, एक्चुअली इजी वर्ड्स में तो चर्बी वाला इंजेक्शन है। एक्चुअली उसी इंजेक्शंस को हमारी जो लैब है उसमें प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद उस इंजेक्शन से स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सही। तो स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट करके वो हम घुटने में लगाते हैं। ठीक है। तो विद इन 6 वीक या 3 मंथ के अरसे में पेशेंट की जो कार्टिलेज, जो चिकनी हड्डी जो घुटने की घिस रही होती है, उसमें हीलिंग शुरू हो जाती है। हीलिंग शुरू। तो यानी कार्टिलेज जो आपकी डैमेज हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना शुरू हो जाती है। तो जब कार्टिलेज रिकवर होना शुरू हो जाएगी तो पेशेंट का जो लोड है वो कार्टिलेज जो है वो बेयर करेगी और उसमें से पेन खत्म हो जाएगी। पेन खत्म तो एक्चुअल यानी जड़ को हमने ट्रीट किया, जड़ को, तो उसकी मेन रूट कोज को हमने ठीक किया है, ना कि पेन किलर दे के उसकी पेन को हमने मिनिमाइज किया। अच्छा, इसमें जो जॉइंट के अंदर फैट कंटेंट जो खत्म होने लगता है तो उसकी वजह से पेन शुरू होता है, और घुटनों में वो जो स्वेलिंग आती है वो भी उसी वजह से होती है। बिल्कुल। देखें, जो कार्टिलेज होती है ना, जिसे चिकनी हड्डी कहा जाता है, आप चिकन पकाते हैं अक्सर देखी होगी, उसकी जो बोन होती है, चिकनी जो बोन होती है, वही एग्जैक्टली हमारे घुटने में होती है, चिकनी हड्डी। वो जो हड्डी होती है एज के साथ साथ वो घिस जाती है, वो टूट जाती है। ठीक है। तो वो हड्डी इस तरह की है जिसने हमें पेन से बचा के रखा है, रगड़ से बचा के रखा है। आपस में घुटना रगड़ नहीं खाता है। सही। तो जब वो चिकनी हड्डी खत्म हो जाएगी तो घुटना आपस में रगड़ खाएगा, जब रगड़ खाएगा तो पेन की सेंसेशन फील होगी, और साथ साथ जो उसकी जो मेम्ब्रेन उसके ऊपर होती है उसमें से फ्लूइड पैदा करना शुरू करेगी, यानी उसमें से एक्सेस जो है ना फ्लूइड निकलना शुरू होगा, तो फिर घुटने में स्वेलिंग भी होगी। तो जब हम स्टेम सेल इंजेक्ट करते हैं तो स्टेम सेल इंजेक्ट करने से क्या होता है कि ये चीज़ें स्वेलिंग मिनिमाइज हो जाती है, कार्टिलेज जो डैमेज हुई होती है वो रिपेयर होना शुरू होती है, तो एक तरह से आपका घुटना दोबारा नेचुरल हो जाता है। इसी तरह मैं दूसरी ट्रीटमेंट बताता चलूं, अगर स्टेम सेल्स को अलग करते हैं, दूसरा है पीआरपी। ये कन्फ्यूजन है कॉमन लोगों में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेम सेल एंड पीआरपी। देखिए, पीआरपी को आम लफ्जों में आप लोग प्लाज्मा कहते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी है। तो बेसिकली हम पीआरपी में क्या करते हैं, हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, ब्लड लेके उसको मशीन के अंदर रख के उसमें से जो उसका जो मेन पार्ट है जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स। बिल्कुल। तो पीआरपी स्टैंड फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, पी फॉर प्लेटलेट, आर फॉर रिच एंड पी फॉर प्लाज्मा। तो एक्चुअली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम अपनी लैब में बनाते हैं, वो बना के इसी तरह हम जोड़ के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ओके। तो वो भी यही तरीका है कि एक तरह से स्टेम सेल्स सुपीरियर है, पीआरपी से थोड़ा सा इंफीरियर है। तो पीआरपी के जरिए भी यही काम है कि उसका भी काम यही है, एक्टिवेट होने के बाद स्टेम सेल जो है वो ज्यादा आपका क्या कहेंगे कि इंसान के लिए फायदेमंद है, बजाय इसके कि वो पीआरपी कराए। पीआरपी थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन पीआरपी भी अपनी जगह बिल्कुल काम करता है। देखें, ये बीइंग ए ऑर्थोपेडिक सर्जन, ये हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का जो घुटने का एक्सरे है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि वो उसका घुटना किस स्टेज में आया, वो स्टेज 1 आर्थराइटिस में, स्टेज 2 में है, 3 में है या 4 में है। तो उसके मुताबिक फिर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को पीआरपी की नीड है या पेशेंट को स्टेम सेल की नीड है। सही। तो इसी तरह गुज़िश्ता 6 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रीटमेंट ये कर रहा हूँ। मोर देन 1000 पेशेंट्स हैं। अब यूँ कहें कि मोर देन 70% ऑफ पेशेंट ऐसे हैं जो इस ट्रीटमेंट से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हैं। अब तो यार लतीफ़ भाई, मैंने ये देखा है डॉक्टर साहब कि जो जिस तरह से आपने कहा कि 50 की एज में जाके लोगों को ये प्रॉब्लम होती थी, मगर अब 32 से 35 के एज वालों को भी ये प्रॉब्लम होने लगी। बिल्कुल। वजह उसके पीछे ये है कि ओबेसिटी, अच्छा खाना बनाना और उसके साथ फिर खाना ओवर खाना और ओबेसिटी। अगर देखें, आपने खुद देखा है, अब करंट हमारा जो प्रॉब्लम है ना ओबेसिटी है। यार इसके बारे में ना, ओबेसिटी के बारे के अंदर और ये खाने के बारे के अंदर जो है ना, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। खाने के बारे में हमने बात करनी है, ठीक है जी। एक शॉर्ट सा ब्रेक है डॉक्टर साहब, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं।